हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज हम एनालाइज करने वाले हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर को। तो आज यानी कि 5 जून 2022 को यूपीएससी ने अपने सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का फर्स्ट पेपर यानी कि जनरल स्टडीज का प्रीलिम्स पेपर कराया है। तो आज हम इसको एनालाइज करने वाले हैं। कैसा पेपर रहा, कैसा इसका एनालिसिस है, कितना डिफिकल्टी लेवल था, क्वेश्चंस कैसे आए थे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन था, इन सब चीज़ों को देखेंगे अलॉन्ग विद द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओके, तो शुरुआत करते हैं इसकी। देखो, यूजुअली आप देखोगे पूरा पेपर को अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया होगा तो आपको भी ये चीज समझ में आ रही होगी कि पेपर जो था ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे था। ओके, पिछले पेपर्स आप देखोगे, पिछले सालों के पेपर्स देखोगे, ट्रेंड को देखोगे तो उसके हिसाब से, उसके कंपैरिजन में इस बार का पेपर थोड़ा ज्यादा डिफिकल्टी लेवल वाला था। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि वैसे क्या होता था ना यूजुअली कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हुआ करते थे, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता था नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, मॉडरेट, इजी और डिफिकल्टी वाले लेवल्स को देखते हुए, तो इस बार वाला जो क्वेश्चन पेपर था इसमें मॉडरेट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस ज्यादा थे, इजी क्वेश्चंस कम थे। अब कुछ लोग आपको बोलेंगे, जिन्होंने पेपर ऊपर ऊपर से देखा होगा, वो आपको बोलेंगे कि ये पेपर तो बहुत इजी था। अब मैं बताऊं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पेपर दिया नहीं है, जिन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से इस पेपर को देखा है। और गलती उनकी भी नहीं है। जब आप ऊपर ऊपर से पेपर को देखते हो, सिर्फ आप क्वेश्चंस को देखते हो, तो आप देखोगे क्वेश्चंस में जो टॉपिक्स है ना, ये काफी नोन से टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपने कभी ना कभी सुना या पढ़ा होगा, ठीक है। तो टॉपिक्स बड़े नोन से हैं, लेकिन इस पेपर को जो डिफिकल्ट बनाता है वो है इसके ऑप्शंस। जो ऑप्शंस दिए गए हैं पेपर में, क्वेश्चंस में, वो काफी डिफिकल्ट बनाते हैं। पहले क्या होता था, यूपीएससी के जो पेपर्स होते थे, क्वेश्चन होते थे, उसको एलिमिनेशन के थ्रू या मल्टीपल ट्रिक्स के थ्रू आप सॉल्व कर सकते थे। अभी आपने देखा भी होगा, कई सारे यूट्यूब चैनल्स, कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स लेकर आई थी कि आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो, इस तरह से जो क्वेश्चन है बिना नॉलेज के भी उसको सॉल्व किया जा सकता है। और वो ट्रिक्स चलती भी थी पिछले साल तक के पेपर तक के लिए। इस बार यूपीएससी ने पूरा गेम ही बदल डाला। कैसे बदल डाला? इस बार जो पेपर के ऑप्शंस थे बिल्कुल अलग हो गए, ठीक है। और ये आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस ऐसे हैं। मान लो ऐसे 4 पेयर्स दे दिया आपको। यूजुअली यूपीएससी क्या पूछता था कि ओनली 1 करेक्ट है पेयर, ओनली 2 करेक्ट है, 2 एंड 3 पेयर्स करेक्ट हैं। इस बार क्या पूछा? इस बार ये 4 पेयर्स आपको दे दिए और बोला कि ओनली 1 पेयर करेक्ट है, ओनली 2 पेयर, पता नहीं है कौन कौन से, लेकिन ओनली 1, ओनली 2, इस तरह से। तो आप इसको एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। सो ऑप्शंस ने इस पेपर को बहुत डिफिकल्ट बना दिया। ओके, अब देखो, यहाँ पे हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप कैसा हुआ है यूपीएससी का जो पेपर है उसका। अब देखो, यहाँ पे पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन से आपको 21 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 21 क्वेश्चंस। ओके, इकोनॉमिक्स में आपको 19 क्वेश्चंस, एनवायरमेंट में आपको लगभग 17 क्वेश्चन। एंड एनवायरमेंट का हम सभी को पता है, देखो एनवायरमेंट का इसमें पेपर में जो रोल होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ज्यादा ही होता है, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज का जो पेपर होता है वो साथ में ही होता है। तो एनवायरमेंट से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे इतने। ज्योग्राफी से आए हैं 10 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत कम आए हैं, 4 क्वेश्चन ओनली। और जो अंडर एस्टिमेटेड एरिया रहता है, जिसको हम सोचते हैं, एस्पिरेंट्स बात करते हैं कि इसको छोड़ा जा सकता है, एंशियंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री, इससे कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन। इसके अलावा साइंस एंड टेक से ओनली साइंस एंड टेक से 14 क्वेश्चन आए, विच इज अ बिगर सम। एग्रीकल्चर से 3 क्वेश्चन आए। पिछले साल स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन आए थे पिछले साल स्पोर्ट्स से। इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं देखा गया स्पोर्ट्स से। जो आर्ट एंड कल्चर है उससे सिर्फ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, उसको मैंने यहाँ पे जो एंशियंट हिस्ट्री है इसमें ही इंक्लूड कर दिया है। एक क्वेश्चन अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें से आपको देखने को मिलता है। तो इक्का दुक्का क्वेश्चन आया आर्ट एंड कल्चर से। तो आप ये समझ सकते हो कि यूपीएससी का जो पैटर्न है कितना अनप्रिडिक्टेबल है। आप ये नहीं सोच सकते कि इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में से आएंगे ही आएंगे, कोई भरोसा नहीं है। अगले साल क्या बदल जाए कुछ नहीं पता। एग्रीकल्चर से पिछले साल 2019 या 20 की बात कर रही हूँ मैं, 2020 में एग्रीकल्चर में से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। इस बार उतने क्वेश्चन नहीं आए। हाँ, एक चीज और कि अब आप बोलोगे कि करंट अफेयर्स कहाँ गया। तो देखो, वैसे तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम कम इनटू द पेपर बिकॉज दे वर इन न्यूज। ओके, तो या तो वो न्यूज में रहे होंगे, इसीलिए उनसे मिलता जुलता, उनसे कनेक्ट करते हुए स्टैटिक पोर्शन को डाला गया है पेपर में। और अगर आप ऊपर ऊपर से भी बात करो कि चलो छोड़ दो, ठीक है, इन सबको छोड़ दो, लेकिन करंट अफेयर से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको क्या लगते हैं कितने आए होंगे? तो मैंने जितना देखा उस हिसाब से लगभग 25 to 28 क्वेश्चन आर डायरेक्टली फ्रॉम करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की जो हम बार बार करंट अफेयर्स को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ने का उतना मतलब नहीं अगर स्टैटिक कवर कर लिया तो, लेकिन इस बार के पेपर ने इन सब चीजों को, इन सब मुगालदों को क्लियर कर दिया है। कैसे, मैं बताती हूँ।
करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आया था अबाउट एनएफटी। अब आप बोलोगे कि ये तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, लेकिन द हिंदू में, इस साल के द हिंदू में हमने जो डेली न्यूज एनालिसिस हम करते हैं उसमें भी, द हिंदू का ही एनालिसिस करते हैं हम, उसमें भी हमने इसको पूरे साल में कम से कम 3 से 4 बार पढ़ा है हमारे एनालिसिस सेशंस में। यानी कि द हिंदू में एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में 3 से 4 बार आया है पूरे साल में। तो दिस मेक्स इट द करंट अफेयर्स इशू। इसके बाद एक क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, कंट्रीज के नाम दिए गए थे और पूछा गया था कि ये न्यूज में क्यों थी। ठीक है, तो कंट्री एक साइड पे कंट्री हो गया और साथ में सामने आ गया कि रीजन क्या था कि क्यों ये न्यूज में थी। इसके अलावा आप देखोगे, अभी हमने कुछ दिनों पहले भी इसको डिस्कस किया था, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में, ये न्यूज में अभी कंटिन्यूसली था। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे, इसके अलावा देखो तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितना न्यूज में था, अफगानिस्तान करंट में है ही तालिबान के आने के बाद से, तो अफगानिस्तान की जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं वो पूछ ली थी आपसे। इसके अलावा आपसे रामानुजा का जो स्टेच्यू बन रहा है तेलंगाना में उसके बारे में पूछ लिया गया था। इसके साथ आपके सामने सोमनाथ टेम्पल के यहाँ पे जो सर्किट सेंटर बन रहा है उसके बारे में आपसे पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है ये सब करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। ये तो मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स की बात कर रही हूँ, बाकी मेजोरिटी जो पेपर था वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से लिंक था। और आप देखोगे ये जो 25 to 28 क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, इसमें सीधा सीधा दिया गया है दिस थिंग विच वॉज गिवन इन न्यूज, विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज, इस तरह से, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो पॉलिटी से जो क्वेश्चन आए थे इजी थे, मोस्टली इजी टू मॉडरेट पे थे। अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी होगी, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, अगर आपको बिल्स के बारे में, अमेंडमेंट्स के बारे में सब अच्छे से समझ में आया होगा, पढ़ा होगा, तो आपके लिए इजी रहा होगा पॉलिटी। इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ क्वेश्चन थे जो इजी थे, जैसे कि देखो अनक्लॉज के बारे में पूछा गया था, यूएन क्लॉज जो लॉ ऑफ सी होता है उसके बारे में भी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा उसमें यूएनजीए के बारे में पूछा गया था। लेकिन कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी पूछ ली गई थी जो बहुत ही रेयरली न्यूज में रही होंगी या फिर कभी इक्का दुक्का न्यूज आई होगी उनके बारे में। ठीक है, जैसे कोई क्रेडेंशियल कमेटी के बारे में पूछ लिया गया था। तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके इंटरनेशनल रिलेशन में ऑर्गेनाइजेशंस पूछी हैं। वैसे देखो पिछले साल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं आई थी, लेकिन इस बार ऑर्गेनाइजेशंस का जो नंबर था वो बढ़ गया। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बोली थी और मैं कंटिन्यूसली आपको बोल रही थी कि आपके पास प्रीलिम्स के पहले एक लिस्ट होनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन की ऑर्गेनाइजेशन हो गई, रिवर्स के आसपास कौन कौन से डैम हैं, कौन कौन सी सिटीज हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन सीधे आए हुए हैं हमारे पेपर में। ओके, इसके अलावा मैंने आपसे बोला हुआ था कि डिसीजेस का, नेशनल पार्क्स के, इन सब की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो वो एस्पिरेंट्स जो 2023 वाला अटेम्प्ट देने वाले हैं वो लोग अभी से यहाँ से समझ जाओ कि आपके पास ये लिस्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये जो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो शेयर भी किया हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर इकोनॉमिक्स में से जो क्वेश्चन आए थे वो इजी टू मॉडरेट की तरफ थे। ठीक है, अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, कुछ करंट अफेयर्स के भी इश्यूज इसमें आए थे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी टॉपिक्स थे, लेकिन ये इजी टू मॉडरेट वाली रेंज में थे। ठीक है, इसके अलावा एनवायरमेंट देखो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो आपको डायरेक्टली बन जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन था कि कौन सी 4 में से कौन सी बर्ड नहीं है, तो गोल्डन महाशीर पहला ही ऑप्शन था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ आ रहा है। लेकिन एनवायरमेंट में कुछ क्वेश्चंस, जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस थे वो हार्डर थे, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था। ठीक है, और ये यूपीएससी अपना ट्रेंड बरकरार रख रही है, एनवायरमेंट के क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। जैसे एसिड रेन को लेकर एक क्वेश्चन था, एसिड रेन के बारे में 4 ऑप्शन थे कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स एसिड रेन कॉज करते। उसमें एक ऑप्शन में एस्पिरेंट अटक जाए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया है। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है, फिर ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट था पूरे पेपर में जिसपे आप आराम से रिलाई कर सकते हो अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, इट वाज इजी ऑन अ ईजियर साइड, ज्योग्राफी वाज ऑन एन ईजियर साइड। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चंस थे। मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आपको देखने को मिले, 2 से 3 क्वेश्चंस मैपिंग से रिलेटेड थे, सीधे। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस नॉर्मल थे, मॉडरेट थे। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री भी इजी टू मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल से थे, और ये यूपीएससी अपना ट्रेंड बरकरार रखता ही है। हमेशा एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं यूपीएससी में जो किसी ने नहीं सुने। ठीक है, मिडाइवल से भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो मिडाइवल से इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, इजी टू मॉडरेट या फिर मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था।
साइंस एंड टेक में जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट की साइड थे। कुछ क्वेश्चंस तो देखो समझ में आ रहे थे, इजी थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे इसमें ऑप्शंस बड़े कंफ्यूजिंग थे, और कुछ कुछ तो क्वेश्चन भी अपने आप में बड़े कंफ्यूजिंग थे, जैसे डीएनए बारकोडिंग के बारे में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे साइंस एंड टेक वाज ऑन अ बिट डिफिकल्ट साइड। ओके, एग्रीकल्चर वाज अगेन ऑन अ डिफिकल्ट साइड। ओके, तो ये था हमारा सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप कि कैसे क्वेश्चन आए थे और कैसा इसका एनालिसिस था, डिफिकल्टी लेवल क्या था, मॉडरेट था, कैसा था। ओवरऑल अगर आप पेपर देखोगे तो वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल के साइड पे था। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था, अच्छा था, तो मॉडरेट टू हार्ड की साइड पे पेपर पूरा था। तो अगर आप लोग घबरा रहे हो कि आपको ही पेपर डिफिकल्ट लगा है, तो ऐसा नहीं है। जो चीज आपके लिए डिफिकल्ट थी वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स के लिए डिफिकल्ट ही होगी। ओके, तो यहाँ पे समझ में आएगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है, उससे आपका यहाँ पे कट ऑफ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे करंट अफेयर्स कितने फॉलो करे हैं, स्टैटिक जो पोर्शन है उसमें आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा इसमें चीजें सॉल्व नहीं कर सकते, पहले से आप प्रिपेयर नहीं रह सकते इन सब चीजों के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, जो लोग अगले साल 23 में अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि एक तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। मुझे कुछ मेल्स, कुछ टेलीग्राम पे भी मैसेजेस मिले कि करंट अफेयर्स जो था, मैम हमने पूरी मैगजीन पढ़ी थी, सारी मैगजीन जो भी लास्ट में आती है पीटी वगैरह सारी कवर करी थी, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आया ही नहीं, और आया तो ऐसे घुमा के आया। तो देखो मैं हमेशा से आपको ये कहती हूँ कि जो मैगजीन होती है ना, वो कभी भी न्यूज़पेपर को रिप्लेस नहीं कर सकती हैं। न्यूज़पेपर का काम सिर्फ न्यूज़पेपर ही करता है। तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, एनालिसिस देखना चाहो तो एनालिसिस देखो, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ न्यूज़पेपर पे मेजरली रिलाय करो। मैगजीन्स कोई काम की नहीं आती हैं एंड में। ठीक है, सिर्फ मन की तसल्ली होती है और कुछ नहीं होता। दूसरी चीज, स्टैटिक के लिए आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक में अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो, क्योंकि स्टैटिक जो है आपको जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला है ना, जैसे अब देखो यहाँ पे पेपर में कौन बचाएगा, ज्योग्राफी बचाएगा, पॉलिटी बचाएगा, इकोनॉमी बचाएगा, बाकी आपको ज्यादा कोई बचाने वाला है नहीं। तो यहाँ पे अगर आपके पास इन सब्जेक्ट्स में स्टैटिक में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आप बच जाओगे। ठीक है, टॉपिक्स वर नोन, यहाँ पे जैसे मैंने बोला टॉपिक्स पता थे, ऑप्शंस जो थे उन्होंने पेपर को हार्ड बनाया है। ऑलराइट, अब देखो कट ऑफ की बात करें तो जो ऊपर ऊपर से अभी समझ आ रहा है, फर्स्ट लुक के बाद जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि 90 ±4, यानी कि अगर आप देखो 86 से 94 की रेंज में लाए करेगा कट ऑफ हमारा। ठीक है, ये मेरा प्रिडिक्शन है, ये मैं इसका कोई दावा नहीं करी, कोई क्लेम नहीं करी, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, जैसे मैंने 4 फिल्म्स दिए हैं, 4 में से 3 फिल्म्स मैंने निकाले हैं, तो उसके बेसिस पे मैं आपको बता पा रही हूँ कि मेरा जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि 86 to 94 आपका कट ऑफ जाना चाहिए। ओके, आई एम नॉट क्लेमिंग इट, बट देखते हैं आगे, अगर जो भी अपडेट होगा आई विल गिव इट टू यू। मेजरली अभी आप देखोगे मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी शायद यही क्लेम कर रहे होंगे 90 के आसपास, पर मुझे लगता है 86 to 94 फॉर जनरल कैटेगरी। ओके, इतना जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 94 के ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पेपर डिफिकल्टी लेवल जो था पेपर का वो ज्यादा था। ओके, सो ये था हमारा पूरा एनालिसिस सेशन, और अंत में मैं यही बोलूंगी कि अभी जो आपका हो गया, जो आपने पेपर्स दे दिए उसको खत्म करो। सी सेट की तरफ आपने आई होप ध्यान दिया होगा, सी सेट आपका अच्छा गया होगा। और दूसरी चीज ये कि अब आप थोड़ा सा ब्रेक लो, 5 से 10 दिन का ब्रेक लो, ठीक है, यू नीड ब्रेक फॉर अगेन कमिंग विद द सेम एनर्जी एंड सेम जील। तो अपना थोड़ा ब्रेक लो, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करो, एंड उसके बाद फिर से मेंस की तैयारी में जुट जाओ। ठीक है, मेंस की तैयारी में इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर रिजल्ट इज गोइंग टू बी, मेंस की तैयारी में जुट जाओ। ठीक है, और मेंस की तैयारी करना इसीलिए जरूरी है, देखो हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, अल्टीमेटली मेंस आपको कभी ना कभी तो देनी है। जिनका इस बार कट ऑफ क्लियर हो रहा होगा उनको तो मेंस अभी देनी है 2-3 महीने के बाद, जिनका नहीं हो रहा होगा वो अगले साल की इतनी तेज तैयारी करो, इतनी जोरदार तैयारी करो कि कहीं रुक ना पाए। ठीक है, अपना पेपर रुके ही ना। ऑलराइट, सो देखो मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि हम लोग भी अपना एथिक्स का कॉम्प्रहेंसिव कोर्स लेकर आ रहे हैं, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th जून। 20th जून से हम ये अपना एथिक्स का कॉम्प्रहेंसिव कोर्स लेकर आ रहे हैं। मेनली आई एम टारगेटिंग दोज पीपल हु आर गिविंग मेंस इन 2022 एंड फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु विल बी अपीयरिंग इन 2023। इनके लिए ये मेजरली कोर्स है एथिक्स का कॉम्प्रहेंसिव कोर्स। ये जो कोर्स रहेगा ये जीएस पेपर 4 के सिलेबस को कंप्लीटली कॉम्प्रहेंसिवली हम इसमें कवर करेंगे। टोटल 40 सेशंस की ये डिटेल्ड क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इसमें लाइव लेक्चर्स के थ्रू हम क्लासेस लेंगे, जिसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप हमसे डाउट सेशंस क्लियरली अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हो सामने सामने रियल टाइम में। एथिक्स में आप सभी को पता है एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज का कितना बड़ा रोल होता है, तो यू कैन ऑल्सो गेट द एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज डन विथ मी वाया दिस कोर्स।
इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। हर क्लास में रिगरस प्रैक्टिस करेंगे हम आंसर राइटिंग की फॉर द एथिक्स, क्योंकि आप सभी को पता है एथिक्स का पेपर बहुत लंबा होता है और इसको कंप्लीट कर पाना अपने आप में एक चैलेंज है। तो इसकी कोशिशें करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीटली एनालाइज करेंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इससे रिलेटेड जो भी ब्रोशर में डालने वाली हूँ उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसको लेकर एक वीडियो अभी हमारा कुछ देर बाद आ जाएगा हमारे चैनल पे, तो यू कैन वॉच दैट टू। ओके, ऑलराइट। और एक और अनाउंसमेंट कि हमारे चैनल पे डेली 9 AM पर द हिंदू एनालिसिस होता है, ठीक है। तो द हिंदू एनालिसिस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो। 9 AM पे डेली हम द हिंदू एनालिसिस लेकर आते हैं। और करंट अफेयर्स जो है, आपने देखा अभी के जो वीडियो में कि करंट अफेयर्स जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आए थे करंट अफेयर्स से, और सीधा न्यूज़पेपर से हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं हर रोज 9 AM पे। तो यू कैन जॉइन अस फॉर दिस द हिंदू एनालिसिस टू। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एंड आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू। टेलीग्राम चैनल पे हमारा ये मयूरी भागवानी के नाम से हमारा एक चैनल है, जिस पे मैं सारे जो भी पीडीएफ्स होते हैं हमारे लेक्चर की वो पोस्ट करती हूँ। जो भी अपडेट्स होते हैं वो सारे इसी पे आते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस चैनल को। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, फीडबैक हो आपका कोई भी, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी पर्सनली ऑल्सो वाया दिस मेल एंड ट्विटर ID. Alright, so that was all for today. Thank you for watching and have a very good day.